बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़ अता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़ अता। अच्छा बेटा, ये इस इंटर में से कुछ स्टूडेंट्स ने कंटिन्यूसली मैसेज किए कि सर सेल साइकिल थोड़ा सा डिस्कस करें। आज हम चैप्टर नंबर 7 इंटर से आज हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल। रिव्यू लेते हैं, कैसे होता है, क्या काम करता है, क्यों बनाई है नेचर ने, सेल साइकिल के कौन कौन से स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स में क्या चेंजेस होती हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये कि व्हाट इज सेल साइकिल एंड व्हाई इट इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। बेटा, सेल साइकिल बेसिकली क्या है? ये सेल डिवीजन है। एक पेरेंट सेल, उसको डिवाइड किया फर्दर डॉटर सेल्स में। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, पेरेंट सेल और उसकी डिवीजन। अब डिवीजन कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये हमें डिस्कस करना है। सेल साइकिल इसलिए कहते हैं विच रिपीट्स इटसेल्फ। ये कंटिन्यूसली अपने आप को रिपीट करती है। पहले एक पेरेंट सेल था, आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, ये एक पेरेंट सेल है, ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद इसने 2 डॉटर सेल्स बनाए, फिर वो डिवाइड हो गए, फिर ये डॉटर सेल्स। तो अब ये जो A है वो B के लिए पेरेंट है और जो C है वो B के लिए डॉटर है। समझ आ रही बात? ये अपने आप को रिपीट करेगा, विच रिपीट्स इटसेल्फ इज टर्म्ड एज साइकिल। तो सेल साइकिल कंप्राइजेज ऑफ 2 मेजर पार्ट्स। ठीक है बेटा, वो 2 मेजर पार्ट्स कौन से हैं उसको हम बात करते हैं। ये एक हम सर्किल बनाते हैं और इस सर्किल में हम समझते हैं कि सेल साइकिल को डिवाइड कैसे किया है। बेटा देखें, ये सेंटर और इस तरह से ये जो इतना बड़ा मैंने रीजन बनाया है, इस पूरे रीजन को नाम देते हैं बेटा इंटरफेस का। ठीक है बेटा, इस पूरे रीजन को नाम देंगे इंटरफेज। ये फर्स्ट फेज है। ये कौन सा फेज है बेटा? ये पहला फेज है और इस फर्स्ट फेज को कहते हैं इंटरफेज। सेकंड जो फेज है बेटा, उसको नाम देते हैं एम फेज। Why it is termed as M phase? इसका रीजन क्या है बेटा? M stands for mitosis or it stands for meiosis. So what is mitosis and meiosis? It is the cell division, a direct cell division. बेसिकली सेल जो डिवाइड होता है वो या तो होगा माइटोसिस के थ्रू या होगा मियोसिस के थ्रू। डिपेंड करता है कि सेल बॉडी के किस पार्ट से बिलोंग करता है। जितनी सोमैटिक सेल्स के अंदर बेटा डिवीजन्स होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं माइटोसिस के थ्रू, और जितनी जर्म सेल्स में होती हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में होती हैं, जर्म सेल्स में या गैमीट्स के अंदर जो डिवीजन्स होती हैं वो कहलाता है मियोसिस। इंटरफेस को याद रखिएगा बेटा, इसको नाम देते हैं रेस्टिंग फेस का। ठीक है, क्या नाम देंगे इसे? रेस्टिंग फेस का। अब ये जो रेस्टिंग फेज है, इस रेस्टिंग फेज को कैसे डिवाइड करते हैं वो देखने का है और समझने का है बेटा। रेस्टिंग फेज को बेटा याद रखिएगा, इसको फिर फर्दर डिवाइड करते हैं थ्री फर्दर सब स्टेजेस में। उसमें नंबर 1 इज G1 फेज, जिसको ग्रोथ फेज या गैप 1 फेज भी कहा जाता है। सेकंड जो इसमें फेज होता है उसको नाम देते हैं S फेज का। S stands for synthetic phase।
या सिंथेसिस फेज, यकीनन नाम से ही जाहिर है इसमें कोई कुछ बन रहा होगा, कोई नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा। उसके बाद बेटा आता है G2 फेज, जिसको गैप 2 या ग्रोथ 2 फेज कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? देखें, ये जो मैं फर्स्ट लाइन लगा रहा हूं, मैंने क्या किया है, इस पूरे सर्किल को हाफ में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो हाफ साइड है, इस हाफ को कहते हैं G1 फेज। तो G1 फेज सबसे बड़ा फेज है, ये जिंदगी वाला जीवन नहीं है, दैट इज G फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है बेटा, उसके बाद यहां पर हम फिर ऐसे डिवीजन करेंगे, इसको हम नाम देंगे S फेज का। ठीक है, और लास्ट बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा उसको हम रख देंगे G2 फेज। अब बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि G1 फेज का पर्पस क्या है। देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि जो G1 फेज होता है, इसमें सेल किसी भी किस्म की डिवीजन नहीं करता। ठीक है, टोटल इंटरफेस का 50%, टोटल इंटरफेस का जो 50% है, दैट इज G1 फेज। G1 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा। क्या करेगा? सेल प्रिपेयर itself फॉर डिवीजन। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, मतलब प्रिपेयर कैसे करेगा, क्या करेगा? यकीनन बेटा केमिकल्स बनाएगा। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? केमिकल्स फॉर्म करेगा, एंजाइम्स बनाएगा, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा। ये तमाम के तमाम फंक्शंस होंगे किसमें? G1 फेज में, इंटरफेस के फर्स्ट फेज में। फर्ज कीजिए सेल को ऑर्डर मिला, सेल ने डिवीजन स्टार्ट की, फर्स्ट फेज पे पहुंच गए, G1 फेज स्टार्ट हो गया। G1 फेज चल रहा था, एकदम कोई ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई जिसकी वजह से सेल खतरे में पड़ गया। भाई सेल को अब डेथ हो सकती है, डैमेज हो सकता है, कोई दूसरा मामला हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अब यहाँ पर एक नेचर ने एक ज़बरदस्त मैकेनिज़्म रखा है, और वो मैकेनिज़्म क्या है बेटा? वो मैकेनिज़्म ये है कि ये सेल G1 से अब शिफ्ट हो जाएगा G0 फेज़ में, या जिसको हम कहते हैं G0 फेज़। इस फेज़ में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। सेल क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। सेल कोई काम नहीं करेगा, इनएक्टिव रहेगा। क्यों इनएक्टिव रहेगा? बिकॉज, क्यों रहेगा? बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से सेल रेस्ट में चला जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। फर्ज कीजिए बेटा, वो जो एक अनफेवरेबल कंडीशन थी ख़त्म हो जाए, अब उसको 1 घंटा लगे, 1 दिन लगे, साल लग जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेल जीवन मुकम्मल कर चुका है। अब वो G0 में रहेगा जब तक उसे फर्दर ऑर्डर नहीं मिलता। फर्ज करें इसी सेल को ऑर्डर मिलता है, डिवीजन स्टार्ट करो, तो क्या इसको G1 से स्टार्ट लेना चाहिए? नो, ये डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से लेगा बेटा? ये डायरेक्ट स्टार्ट लेगा फ्रॉम S फेज। S स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक, सिंथेसिस। ये यहां पर सिंथेसाइज करेगा किसे? DNA, सेल ऑर्गेनल्स, उनकी DNA की रेप्लिकेशन, सेल ऑर्गेनल्स की डुप्लीकेशन। ठीक है बेटा, ये सारे अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ प्रोटीन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है बेटा, ये सारे फंक्शन इस सिंथेटिक फेज में होंगे, इसको याद रखिएगा। एस फेज के बाद बेटा ये स्टार्ट लेता है फ्रॉम G2 फेज। अच्छा, एस फेज की ड्यूरेशन कितनी है? इसमें जैसे 50% हमने कहा कि G1 है, एग्जैक्टली एस फेज होता है 30 to 40%।
to 45 मे बी। G2 फेज बहुत छोटा सा है बेटा, इसमें क्या होगा याद रखिएगा, इसमें स्पिंडल्स बनेंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन प्लस राइबोसोम्स, राइबोसोम सिंथेसिस। बेटा ये तमाम के तमाम फंक्शन होंगे G2 फेज के अंदर। तो याद रखिएगा बेटा, नेचर ने सेल का जो ये फर्स्ट स्टेजेस रखे हैं जिसे हम कहते हैं, अच्छा नाम से कैसे जाहिर होता है, इंटर, इन बिटवीन, ऑब्वियसली इट लाई इन बिटवीन टू सेल डिवीजन। लेकिन जब सेल फर्स्ट टाइम डिवाइड होगा तब भी सबसे पहले ये फेजेस होंगे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। याद रखिएगा G1 के बाद अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो G0 में शिफ्ट होगा, इनएक्टिव हो जाएगा सेल, और इनएक्टिव होने के बाद उस वक्त तक वेट करेगा जब तक अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म नहीं हो जाती। मेरा ख्याल है ये यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, जो हमारा मेन टारगेट है, दैट इज़ एम फेज। एम फेज में क्या होता है, मियोसिस किसे कहते हैं, माइटोसिस किसे कहते हैं, हम इसे डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं एम फेज। तो बेटा अब हम बात करते हैं एम फेज की। याद रखिएगा एम स्टैंड्स फॉर ईदर इट इज़ माइटोसिस और इट मे बी मियोसिस। यहाँ पे बेटा जो पॉइंट याद रखने वाला है वो क्या है, जहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा, नंबर 1, जहाँ भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जहाँ पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वहाँ याद रखिएगा वहाँ हमेशा होगा माइटोसिस। जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होगी, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन करना होगा, दो डिफरेंट गैमीट्स को आपस में फ्यूज करना होगा, वहाँ होगी मियोसिस। माइटोसिस को सोमैटोजेनेसिस भी कहा जाता है, सोमैटोजेनेसिस, क्योंकि ये आमतौर पे सोमैटिक सेल्स में होती है, बॉडी फॉर्मिंग सेल्स में होती है, बॉडी के सेल्स में होती है। और मियोसिस को बेटा गैमीटोजेनेसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आमतौर पर गैमीट्स में होती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? ठीक है, तो सोमैटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। माइटोसिस बेसिकली इज an oxidation division, while meiosis is a reduction division। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। देखें, हम इसको समझने से पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 4 को थोड़ा सा रिकॉल करें फर्स्ट ईयर के, तो बेटा उसमें हमने पढ़ा था कि एक सेल है, एक सेल है, सेल के दरमियान में मौजूद है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमैटिन नेटवर्क बना होता है, अ नेटवर्क विच इज़ फॉर्म बाय क्रोमोसोम्स। क्योंकि वो सेल डिवीजन के वक्त तो नज़र आते हैं क्रोमोसोम, अदरवाइज उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आते हैं बेटा, उसमें नज़र आते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क, अ बंच ऑफ फाइबर, एक बंडल नज़र आता है, एक क्रोमैटिन रेटिक्यूलम नज़र आता है, वो इस तरह से आपको उसमें नज़र आएगा। तो अगर हम बात करें ये है क्या, ये बना किसका है, तो ये बना है बेटा क्रोमोसोम्स का, कलर्ड बॉडी का। इसको याद रखिएगा, किसी भी सेल में दो तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम को पढ़ा जाता है। किसको बेटा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं बेटा ह्यूमन की। ह्यूमन के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो है 46। कितने हैं बेटा? 46। अब याद रखिएगा, अगर किसी सेल में, हम यहाँ पे बनाते हैं एक सेल, ये एक सेल है,
इस सेल का ये न्यूक्लियस है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। यहाँ पर बेटा हम एक और सेल बनाते हैं, उस सेल के न्यूक्लियस में हम रखते हैं 46। ये दो हमारे पास सेल्स मौजूद हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46। याद रखिएगा, अगर किसी भी सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, यानी जितने उसमें होने चाहिए उतने ही हैं, लाइक ह्यूमन 46, लाइक शुगर कैन 1000, जितने भी उसमें मौजूद हैं, अगर उतने ही क्रोमोसोम हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, आप ऐसे सेल को नाम दोगे डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन अगर फर्ज करें उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएं हाफ, तो बेटा आप उसको नाम क्या दोगे? आप उसे नाम दोगे हैप्लॉइड। अच्छा, रूल ये है डायप्लॉइड, डाई मीन टू, प्लॉइड किसे कहते हैं? क्रोमोसोम को, पेयर ऑफ क्रोमोसोम को। हम 46 नहीं पढ़ते, हम इसे पढ़ते 23 पेयर्स, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, 23 पेयर्स। तो याद रखिएगा बेटा, अगर 46 क्रोमोसोम है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, आप कहोगे दिस इज डिप्लॉइड इन नेचर, उसको शो करते हैं 2n से, और हैप्लॉइड को शो करते हैं n से। ठीक है बेटा, अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास क्रोमोसोम बने हुए, हमने इस सेल को डिवाइड किया, इस सेल के अंदर हमने देखा कि जब ये डिवाइड होके डॉटर सेल बना रहा है, तो इस डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। ऐसी डिवीजन को नाम देंगे माइटोसिस का। तो माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहते हैं, जैसे पेरेंट में वैसे ही डॉटर में। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, आपने एक और सेल लिया, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपने देखा कि इस सेल के क्रोमोसोम हो गए हैं हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। तो आप नाम क्या दोगे बेटा? दिस इज टर्म्ड एज मियोसिस, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज रिडक्शन डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। मेरे ख्याल है ये बात आपको बिल्कुल बेटा क्लियर हो गई होगी। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा दिस इज माइटोसिस। और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं हाफ, आप उसे कहेंगे मियोसिस। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि आखिर कैसे माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह सकते हैं। यहाँ पे बेटा मैं थोड़ा सा आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखें, क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं बेटा, यानी एक सिंगल ये क्रोमैटिड, तो दोनों क्रोमैटिड्स को कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, पॉइंट जहाँ पर ये दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको नाम देते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के सेंटर में एक प्रोटीनियस रिंग होती है, उसे कहा जाता है काइनेटोकोर। यहाँ बेटा पॉइंट कि ये जब मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, क्रोमोसोम की शेप है कुछ ऐसे, तो एक क्रोमैटिड एक तरफ चला जाता है और दूसरा क्रोमैटिड दूसरी तरफ चला जाता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, मास में डिफरेंस आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा? क्रोमोसोम किसका बना है बेटा? इट इज़ फॉर्म बाय अ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना है। तो इसमें नए फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनना शुरू होंगे, डीएनए अपनी रेप्लिकेशन करेगा, वही इंटरफेज में सारा सिलसिला होगा और ये दोबारा से एग्जैक्टली वैसा ही क्रोमैटिड फॉर्म करेगा। याद रहेगा बेटा? ठीक है। अब इन सारी कहानियों के बाद हमने समझा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड क्या है, मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मियोसिस नॉर्मली कहाँ होती है, गैमीट्स में होती है, माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में नॉर्मली देखी जाती है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली माइटोसिस की।
तो बेटा हम बात करते हैं माइटोसिस की। अच्छा, एक यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कशन का पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। जो नॉर्मली सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन जिसमें कंप्लीटली सेल डिवाइड होगा, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, उसकी बात कर रहे हैं हम। उसमें याद रखिएगा दो मेजर प्रोसेसेस होते हैं। वन इज टर्म्ड एज कैरियोकाइनेसिस, अनदर इज साइटोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड कैरियन से बना है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। सो कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ nucleus and cytokinesis is the division of cytoplasm. Clear? Mitosis में ये दोनों होंगे? No. Mitosis is only confined to karyokinesis. उसके बाद साइटोकाइनेसिस माइटोसिस के बाद होती है। कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होती है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अब हम माइटोसिस से पहले एक और डिवीजन करते हैं जिसका नाम है ए माइटोसिस। ए कहते हैं बेटा नो को, माइटोसिस याद रखिएगा बेटा स्पिंडल्स को कहते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशंस को क्या होती हैं हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा ए माइटोसिस को देखते हैं कि एक ऐसी सेल डिवीजन, अ डायरेक्ट सेल डिवीजन दैट अकर्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स, विदाउट माइटोटिक apparatus formation, cell divides completely. It is termed as amitosis. क्लियर? इसको बेटा किस तरह से, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा एमाइटोसिस जो है, इसमें जो पहली डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, उसको नाम देते हैं न्यूक्लियर बडिंग। अनदर डिवीजन इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। इसमें डिफरेंस क्या होता है बेटा? बड़ा आसान सा डिफरेंस है। हम एक सेल लें, मैं बनाता हूँ इसको दोबारा, देखिए आप, ये सेल है, इस सेल के अंदर आप न्यूक्लियस की शेप्स देखें। एक न्यूक्लियस का साइज ज़्यादा है, एक न्यूक्लियस का साइज कम है। अगर अनइक्वल डिवीजन हो, अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस हो, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, तो ऐसी एमाइटोसिस न्यूक्लियर डिवीजन को हम नाम देंगे न्यूक्लियर बडिंग। लेकिन अगर फर्ज करें बेटा मल्टीपल न्यूक्लियस नज़र आए, मल्टीपल सेम साइज न्यूक्लियस नज़र आए, तो उसको हम नाम क्या देंगे? न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एमाइटोसिस। याद रखिएगा आमतौर पर एबनॉर्मली इट में कॉज कैंसर। वैसे माइटोसिस की एबनॉर्मेलिटी कैंसर कॉज करती है। बुक मेंशन करती है एमाइटोसिस से भी होती है यकीनन। एबनॉर्मल कंडीशन में रैपिड सेल डिवीजन के अंदर ये कैंसर कॉज करवा सकती है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज टर्म्ड एज माइटोसिस। तो बेटा वहीं से बात स्टार्ट करते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस देखते हैं कि माइटोसिस में किस तरह से होती है। याद रखिएगा माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल remain सेम, बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है बेटा, कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन से स्टेप होते हैं? याद रखिएगा कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट फेजेस। वो फेजेस क्या है बेटा? नंबर 1 is prophase. Pro stands for first. Phase, stage, first stage. Prophase. Second one is termed as metaphase. Meta, in between it shows the position of chromosome.
Third one is termed as anaphase. Ana stands for to up, movement towards upward side. ओके जी, लास्ट में बेटा बचता है टीलोफेज। टीलो वर्ड बना है टेल्सन से। टेल्सन कहते हैं टेल को, जो आपने देखा होगा ना स्कॉर्पियो में एक टेल्सन बड़ा सा बना होता है, किंग क्रैब में बना होता है। लास्ट एंड एमसीक्यू याद रखने वाला, प्रोफेज और टीलोफेज ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। जो कुछ प्रोफेज में होगा उसके अपोजिट होगा टीलोफेज में, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। जो कुछ प्रोफेज में होगा एग्जैक्टली उसके अपोजिट होगा टीलोफेज में। हम स्टेप वाइज चलते हैं, कैसे डिवीजन होती है ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रोफेज की। देखें इस वक्त जो हमारे पास सेल की कंडीशन है, मैं फिगर्स बनाता जाऊंगा। माना कि फिगर्स मैं बहुत बुरी बनाता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए। देखो बेटा, ये हमारे पास एक सेल है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमैटिन नेटवर्क बना हुआ है इस तरह से, और इसमें मौजूद है न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम इन्हीं क्रोमैटिन नेटवर्क से बनते हैं। सेल डिवीजन के लिए जो सेल ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिलेंड्रिकल बॉडी है बेटा, 2 बॉडीज होती हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर्स होती हैं। ये आपके पास है नंबर 1 फर्स्ट फिगर। सबसे पहला काम आपने पढ़ा होगा, सेल के अंदर सेल साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली साइक्लोसिस कर रहा होता है, सर्कुलर मूवमेंट कर रहा होता है, सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट। दैट सर्कुलर मूवमेंट वो क्या करती है, वो गड़बड़ कर सकती है। इसमें सबसे पहला काम सेल को स्टैटिक कंडीशन में करें। क्या करेंगे बेटा, क्रोमैटिन नेटवर्क, पहला स्टेप प्रोफेज का, क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। सबसे पहला काम, जो भी नेटवर्क मूवमेंट्स कर रहे थे, जो साइटोप्लाज्म मूवमेंट कर रहे थे, उसको ब्लॉक करेंगे। पहला काम क्या होगा, वापस बनाते हैं, सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल। अब आप देखें क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। यकीनन आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो फर्स्ट फिगर में क्या हुआ, आप देखें क्रोमैटिन नेटवर्क था। सेकंड में इट फॉर्म्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ नज़र आते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अदरवाइज नज़र नहीं आते, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट इससे रिलेटेड क्या होगा बेटा, ये जो आप सेंट्रियोल्स देख रहे हैं जो कि सेंट्रोसोम की फॉर्म में, क्योंकि 2 हैं तो सेंट्रोसोम है, इंडिविजुअल होता तो सेंट्रियोल होता। सेंट्रोसोम क्या करेंगे बेटा, सेंट्रोसोम splits to move at opposite poles। मैं फिगर्स बनाता जाऊंगा ताकि आपको क्लियर होती जाए। देखें नेक्स्ट फिगर, सेल, न्यूक्लियस, ये बेटा आपके सामने मौजूद है। व्हाट इज दिस, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, ठीक है। एक सेंट्रियोल एक साइड पर चला जाएगा और दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल। अब वो बेटा अपवर्ड डाउनवर्ड हो, राइट लेफ्ट हो होंगे, अपोजिट 90 के एंगल पर होंगे, बल्कि यूं कहें हम 180 पर होंगे एक दूसरे के, बिल्कुल अपोजिट। ये हमारा हो गया बेटा थर्ड स्टेप। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा रिगार्डिंग प्रोफेज, याद रखिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus disappear। देखें फिगर से, देखें फिगर से समझिएगा। ये हमारे पास सेल, ये यहाँ पर मौजूद है इस तरह से सेंट्रियोल्स। अब आप देखें आपको क्या समझ आता है, कहाँ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कहाँ है न्यूक्लियोलस, सब डिसअपेयर। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में। एंड इन द एंड
centriole forms mitotic apparatus, जिसको बेटा स्पिंडल फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? स्पिंडल फॉर्मेशन। देखें क्या होगा। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसको मैं इंडिविजुअली बना रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल जो होता है इट इज फॉर्म बाय ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इसके अंदर 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, अगर आपको याद हो। तो उसमें जो स्पिंडल बनेगा वो इन्हीं के फाइबर से बनेगा। कैसे बनेगा? देखें, यहाँ पर कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो एक पोल से दूसरे पोल तक जाते हैं। बेटा स्पिंडल में क्या क्या शामिल है? स्पिंडल फॉर्मेशन में क्या शामिल है? पहले फाइबर्स विच आर टर्म्ड एज कंटिन्यूअस फाइबर्स। कहां से कहां जा रहे हैं? इट मूव्स फ्रॉम पोल टू पोल। आपके सामने बना दिए, एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक कंप्लीटली जाएंगे। इसका जो सेंटर होता है उसको नाम देते हैं इक्वेटर का। क्या नाम देंगे? इक्वेटर का। सेकंड जो इसमें फाइबर्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। वो कहां से कहां जाएंगे? पहले फिगर देखें ताकि आपको समझ आए। ये पोल है, पोल से आएंगे इक्वेटर तक, पोल से आएंगे इक्वेटर तक, पूरा क्रॉस नहीं कर रहे। इसी वजह से इन्हें कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर। क्या नाम देंगे बेटा? डिसकंटिन्यूअस फाइबर। थर्ड जो इसमें फिगर होगी, फाइबर्स होंगे, वो कहलाएंगे एस्ट्रल फाइबर्स। एस्ट्रल फाइबर बेटा याद रखिएगा, पहले तो हम इसको लिख दें डिसकंटिन्यूअस को, कहां से कहां जा रहा है? पोल टू इक्वेटर। ठीक है बेटा, ये रेडिएट करेंगे फ्रॉम पोल। कैसे? आप देखें, मैं आपके सामने बेटा फिगर बनाता हूं कि यहां पर ऐसे रेडिएट करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइटोटिक अपरेटस। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे स्पिंडल फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा ये बात? क्रोमोसोम्स कहाँ होंगे? स्कैटर्ड होंगे, इस तरह से ऐसे फैले हुए होंगे। ये हमारे पास 5th फिगर हो गई। और याद रखिएगा दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेज। क्लियर है बेटा? यहाँ पे ये प्रोफेज एंड होता है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स मेटाफेज। एक दफ़ा रिवीजन करते हैं, इसको भूल जाएं। यहाँ देखें, क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, centriole goes to their opposite pole, nuclear membrane, nucleolus disappear and spindle formation takes place. That's all about the prophase. अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? देखें आप, क्रोमोसोम्स come to lie on equator। देखें, मैं इस फिगर को 5th हो गई ना, अब हम 6th बनाते हैं। सेल, सेंट्रियोल, कंटिन्यूस फाइबर, इक्वेटर और क्रोमोसोम्स कम टू लाई ऑन इक्वेटर। ऐसे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाएंगे। ये एस्ट्रल फाइबर्स। अच्छा, अब डिसकंटिन्यूस फाइबर का है बेटा। डिसकंटिन्यूस फाइबर क्या करेंगे? जो क्रोमोसोम का काइनेटोकोर वाला रीजन है वहाँ से इसको कैप्चर करेंगे। काइनेटोकोर याद है बेटा? अ रिंग, a proteinous ring that lie inside the centromere। यहाँ पे ख़त्म होता है मेटाफेज। सिंपल क्या? क्रोमोसोम्स कम टू लाई ऑन इक्वेटर। मेटा
इन बिटवीन, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा इक्वेटर के। मेटाफेज खत्म, चलते हैं एनाफेज की तरफ। अब यहां पर एक सिंगल लेयर में क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे। याद रखिएगा, ये एमसीक्यू है। मियोसिस में ऐसा नहीं होता, मियोसिस में पेयर्स आते हैं, मियोसिस में पेयर्स आते हैं। माइटोसिस के अंदर याद रखिएगा बेटा, माइटोसिस में हमेशा एक सिंगल लेयर बनाता है ऑन इक्वेटर। अब ये क्रोमोसोम्स split into chromatids and move towards opposite pole। तो ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेगा। कैसे, देखें नेक्स्ट फिगर कैसे होगी। ये हम बनाते हैं सेल, ये हम बनाते हैं बेटा सेंट्रियोल, इसको हम फॉर्म करते हैं, दिस इज कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा बेटा इक्वेटर। और जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर, पहले इसके एस्ट्रल बना दें, जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स हैं याद रखिएगा वो शॉर्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो शॉर्ट होंगे। और क्या करेंगे बेटा, वो शॉर्ट होने के बाद दोनों तरफ से क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ खींचते हैं और क्रोमोसोम से अलग कर देते हैं। तो आपको कंडीशन कुछ ऐसे नज़र आएगी, इस तरह से। अब देखिए ये बीच में से क्रोमोसोम, अगर मैं इसे अलग करके हाईलाइट करूं ज़रा सा, तो ये कैसे नज़र आएगा बेटा, ये क्रोमैटिड है ऐसे, ये एक डिसकंटिन्यूअस फाइबर है इस तरह से, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर है और ये क्रोमैटिड है। तो जो क्रोमोसोम ऐसे क्रॉस हुआ था ये अलग हो जाएगा, एक क्रोमैटिड लोअर साइड पे मूव कर जाएगा, एक क्रोमैटिड अपर साइड पर मूव कर जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट एनाफेज। अब हम चलते हैं टीलोफेज की तरफ, और मैंने आपसे कहा था टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज का एंटागोनिस्ट है, पैराडॉक्सिकल है, 100% अपोजिट चलेगा। कैसे, यहां तक थे हम प्रोफेज में, रिवर्स करें, सबसे लास्ट में क्या हुआ था, स्पिंडल बना था, इसमें क्या होगा, स्पिंडल डिसअपियर्स। स्पिंडल को गायब करें, ये हमारे पास 7th फिगर है। हम एक और फिगर बनाते हैं, हमने सेल लिया, ये हमारे पास मौजूद हैं क्रोमैटिड्स, कहाँ गया बाकी सब कुछ, सेंट्रियोल गायब हो गया, स्पिंडल गायब हो गया, स्पिंडल फॉर्मेशन डिसअपियर। तो स्पिंडल डिसअपियर, माइटोटिक अपरेटस डिसअपियर। इससे पहले क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। यहाँ क्या होगा, दोनों रीजन्स पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपियर। तो याद रखिएगा सेकंड स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। ये दोबारा से आपको नजर आएंगे, कैसे, देखें ये 8 थी हमारे पास फिगर, हम बनाते हैं 9th फिगर। कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास सेल, ये क्रोमैटिड्स थे, एक यहाँ पर, एक न्यूक्लियोलस, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियोलस। फाइनली क्या होगा, ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये फाइनली बना लेंगे क्रोमैटिन नेटवर्क। तो क्रोमैटिड्स फॉर्म्स क्रोमैटिन नेटवर्क। देखिए आप, ये हमारे पास है 9, लास्ट में क्या होगा, ये आपके सामने मौजूद है। बात समझ आ रही है बेटा? बेटा इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अर्ली प्रोफेज होगा और बहुत सारे लेट प्रोफेज होते हैं, ये सब है बहुत कुछ, ये आपके काम का है। इसमें आपके MCQs बन जाएंगे, ये आपको याद रहेगा, ये आप कभी भी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह।
तो ये हमारा लास्ट स्टेप है कैरियोकाइनेसिस का। अब हम बात करते हैं इन द एंड साइटोकाइनेसिस, कि साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। बिल्कुल एंड पर चलते हैं, ठीक है। ये कैरियोकाइनेसिस क्लियर हुआ बेटा। 4 स्टेप्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज रिवर्स होगा टीलोफेज एग्जैक्टली प्रोफेज का, जो कुछ प्रोफेज में हुआ रिवर्स होगा टीलोफेज में। मेटाफेज में सिर्फ क्रोमोसोम अपार्ट यानी सेंटर में लाई करेंगे और क्रोमैटिड्स अपार्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अच्छा बेटा, इन द एंड अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैसे डिवाइड होगा? नंबर 10 हमारा लास्ट था। हमारे पास जो फिगर है बेटा वो कुछ ऐसे बनी हुई है नंबर 10 की। सेल, ये 2 न्यूक्लियस along with the chromatin network and nucleolus। अब नंबर 1 सेल elongates। ये आपको याद रखने के लिए बेटा फिर वही बात कहूँगा बेटा, पॉइंट्स बहुत होते हैं। हम न्यूरॉन्स पढ़ रहे थे, न्यूरॉन्स में हज़ारों पॉइंट्स हैं समझने के। निजल सब्सटेंस, निजल बॉडी जो है वो कैसे बनाता है न्यूरोट्रांसमीटर। अगर वो वहाँ बना रहा है तो वो लोअर साइड पर एक्सॉन टर्मिनल में कैसे पहुँचेगा। पॉइंट्स बहुत होते हैं, हमें वो पॉइंट्स पढ़ने जो हमारे इस लेवल पर काम आएंगे। ये याद रखिएगा। एक्स्ट्रा करके हमने कोई इनाम नहीं पाना, हमने वो पॉइंट्स करने जो हमें मेमोराइज भी रहें, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले सेल elongates, हम थे यहाँ पर 10th नंबर पर। हम आगे चलते हैं, देखें हो गया। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन फॉर्म्स। कैसे देखें आप, बीच में से ये साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शंस बनेगी, दोनों एक दूसरे को अपोजिट चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास मौजूद है बेटा न्यूक्लियस along with the chromatin network and nucleolus, and finally सेल डिवाइड्स। यानी ये आपके पास हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12 एंड इन दी एंड जो आपको नज़र आएगा वो कुछ ऐसे फिगर नज़र आएगी। तो याद रहेगा बेटा, यहाँ से हम शुरू हुए थे कैरियोकाइनेसिस से, यहाँ तक हमारा सारा का सारा है कैरियोकाइनेसिस। ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने 3 स्टेप्स में अलग किया है बेटा, दिस इज साइटोकाइनेसिस। क्लियर? अच्छा, इम्पोर्टेंस। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस? सबसे पहला पॉइंट रैपिड सेल डिवीजन है। ऑब्वियसली रैपिड सेल डिवीजन है। कहा जाता है कि एक सेल को डिवाइड होने में कम से कम, अगर बिल्कुल मिनिमम जाए, तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट। ज़्यादा चले जाएं तो ईयर्स, क्योंकि वही बात आपको याद है इंटरफेज में हमने पढ़ा था G0 फेज, रेस्टिंग फेज। रेस्ट पे चला गया तो बस कहानी ख़त्म। तो याद रखिएगा रैपिड सेल डिवीजन। नंबर 2 रिमेन्स, बल्कि इसको ऐसे कहें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, हमेशा सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में फ़र्क नहीं आता, ठीक है बेटा। लास्ट पॉइंट जो बेटा इसका है माइटोसिस का इम्पोर्टेंस का, वो याद रखिएगा कि इसमें हमेशा डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं एज पेरेंट्स, ठीक है बेटा। इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो माइटोसिस से रिलेटेड, एमाइटोसिस से रिलेटेड, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, प्लीज़ कमेंट करें। इस
वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ आता है, आपके काम की है, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा फॉर योर टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।